नमस्कार, मैं मुस्कान अजमानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो हेल्थ मंत्रा में। शो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हर एक समस्या के बारे में एक्सपर्ट से उनका सुझाव जानते हैं और वो सुझाव आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में हमारी सहयोगी स्वप्निल यादव ने हेल्थ एक्सपर्ट से खास बातचीत भी की है। जैसे अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए पैसा जरूरी है, वैसे ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही डॉक्टर की सही समय पर सलाह जरूरी है। क्योंकि ये छोटी मोटी समस्याएं हमारे स्वास्थ्य में हमेशा बनी रहती हैं और हेल्थ जो होती है हमारी इस पर बहुत असर डालती है। आज हमारे साथ केजीएमयू डिपार्टमेंट के ऑर्थोपेडिक सर्जन और उसके साथ ही साथ सर एचओडी भी हैं स्पोर्ट्स इंजरी और मेडिसिन के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में। थैंक यू स्वप्निल जी फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे बुलाने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है कि हम छोटी मोटी समस्याओं को ध्यान नहीं देते हैं और यही समस्याएं आगे चलकर हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन शैली में ऐसा गंभीर असर डालती हैं कि ये हमारे लिए खतरनाक तक साबित हो जाती हैं। तो आज इसी ही कड़ी में हमारे साथ स्पोर्ट्स सर्जन जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारी हड्डियों में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या फिर हमारी हड्डियों में कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उनसे कैसे निजात पाई जाए। तो आज हम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से जानेंगे हर तरह की समस्याओं का समाधान। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से कि सर, अगर हमें स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या कुछ हो सकता है और ये कितनी खतरनाक, समय के साथ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है सर? बहुत वाजिब प्रश्न पूछा स्वप्निल जी आपने जी। कि स्पोर्ट्स इंजरी, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। तो डे टू डे लाइफ में स्पोर्ट्स खेलते हुए या कुछ भी करते हुए, एक्टिविटीज़ करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए हमारे जो मांसपेशियों में, हमारी हड्डियों में, हमारे जोड़ों में जो इंजरीज हो सकती हैं, जो चोट लग सकती है, उसी को स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। अब स्पोर्ट्स इंजरी अगर हो जाए तो उसको पहचाने कैसे और फिर उससे निजात कैसे पाएं। तो पहचानना सिंपल सी बात है कि जब भी आपके शरीर पे इंजरी होएगी तो आपको पेन होएगा, आपको दर्द होगा। आप उस एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटी आप कर रहे थे जब आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई, वो एक्टिविटी आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या पेनफुल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो यही एक कुछ लक्षण है इंजरी होने के। लेकिन होता क्या है प्रायः कि हमारी इंजरी हुई, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नकार देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं और हम धीरे धीरे अपनी एक्टिव लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे आने लगते हैं और उस इंजरी को भूल जाते हैं। जबकि कई बार ये इंजरी आगे जाके बहुत नासूर से बहुत आगे बढ़ जाती है और राई का पहाड़ बन जाती है और हमें ये परेशान करती है हमारी एक्टिविटी को वापस एज्यूम करने के लिए। तो व्हाट आई वांट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंजरीज को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो जितनी छोटी से छोटी हो, और उन इंजरीज के लिए हमें स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्ट करके उसके निजात पाना चाहिए। अब स्पोर्ट्स इंजरी की जहाँ तक हम बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरी स्पोर्ट्स खेलते समय होती हैं। स्पोर्ट्स खेलते समय हो सकती हैं। यूजुअली हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 7 रॉन्ग्स, मतलब 7 गलतियां आप करते हैं तो स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती हैं। 7 रॉन्ग्स में क्या आता है? पहला है रॉन्ग टेक्निक। अगर आपकी टेक्निक ही गड़बड़ है तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। रॉन्ग ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग गड़बड़ है तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। रॉन्ग साइकोलॉजी, अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, आप केवल गेम जीतने के लिए खेल रहे हैं, आप गेम एक खेल भावना से गेम नहीं खेल रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट्स इंजरी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जिसको रॉन्ग साइकोलॉजी कहते हैं। रॉन्ग न्यूट्रिशन, अगर आपने सही से खाना पीना, अपना आहार ठीक से नहीं लिया है तो आपकी शारीरिक क्षमता उस गेम को खेलने के लिए नहीं होगी। वो उस कंडीशन में आप को स्पोर्ट्स इंजरी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। रॉन्ग बायोलॉजी, मतलब एक छोटी उम्र का बच्चा एक बड़े उम्र के आदमी के साथ गेम खेल रहा है या एक फीमेल टीम मेल टीम के साथ गेम खेल रही है। कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि क्यों मेल टीम अलग होती है, फीमेल टीम अलग होती है, क्योंकि दोनों की शारीरिक क्षमताएं अलग हैं। तो इसलिए रॉन्ग बायोलॉजी के साथ अगर हम गेम खेलते हैं तो भी हमारी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। रॉन्ग प्लेस, मतलब गली क्रिकेट हम सब ने खेला है, लेकिन गली क्रिकेट को खेलते समय कई सारी इंजरीज हमें हो सकती हैं, जो कि अगर हम प्रॉपर खेल के मैदान में खेलें तो हमें इंजरी नहीं होगी। तो रॉन्ग प्लेस के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो है रॉन्ग इक्विपमेंट। मतलब अगर हम प्रॉपर गियर नहीं पहनते, हम हेलमेट नहीं पहनते, हम पैड्स नहीं लगाते तो हमें स्पोर्ट्स इंजरी होने की संभावनाएं हैं। तो ये 7 कारण है जिसकी वजह से हमें स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये 7 कारण अगर ना भी हों तब भी इंजरीज हो सकती हैं, क्योंकि इंजरी जो ये टूट फूट है, ये खेल का एक पार्ट है। इंजरी इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, खेलेगा इंडिया तो गिरेगा भी इंडिया।
लेकिन जब गिरेगा इंडिया तभी तो उठेगा इंडिया, और उठेगा तो फिर जीतेगा भी इंडिया। तो गिरना पड़ना चोट लगना ये गेम का पार्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि आप गेम छोड़ दीजिए, बट यू हैव टू अवॉइड इंजरीज, यू हैव टू प्रिवेंट इंजरीज। बट जब भी इंजरीज हो उसको पहचानना और उसको एक स्पेशलिस्ट से उसको डिस्कस करके उसका निदान पाना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसा कि हमने देखा कि अभी हमने वर्ल्ड कप खेला और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्या कहते हैं उन्हें इंजरीज भी हुई हैं, और साथ ही साथ कई बार हम ये भी सुनते हैं कि लिगामेंट इंजरी हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? और ये बार बार कई बार लोगों में ये शिकायतें भी आती हैं कि उन्हें बार बार लिगामेंट इंजरी हो रही है, तो सर ऐसा क्यों होता है? देखिए, लिगामेंट इंजरीज जो बार बार होती हैं, जैसा कि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, हार्दिक पांड्या गेम से बाहर हुए, वर्ल्ड कप से बाहर हुए, तो लिगामेंट इंजरी अगेन पार्ट एंड पार्सल है गेम का। बट अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन रखते हैं, उन जो मैंने 7 रॉन्ग्स बताया उसको हम सही से अवॉइड करते हैं, सही से हम वार्म अप करके गेम पे खेलते हैं, तो यूजुअली हम अपनी इंजरी से बचे हुए रहते हैं। बट अगेन अगर किसी भी कारण से ये इंजरीज हमें हो जाती हैं तो हमें उसको नकारना नहीं चाहिए। हमें स्पेशली उसके जो स्पोर्ट्स सर्जन है, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट है, उससे हमें मिलना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए, ज़रूरी जांचें करानी चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। अब इसमें एक समस्या क्या आती है कि बहुत लोग हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, स्वप्निल जी आप विश्वास नहीं मानेंगी, स्पोर्ट्स इंजरी का यूपी में हमारा एक पहला डिपार्टमेंट है केजीएमसी में, केजीएमयू में, और हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते। उनको मन में एक भ्रम रहता है, एक भय रहता है, एक डर रहता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो सर्जरी बता देगा और फिर हमारा गेम करियर चौपट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। यूजुअली कई बार होता है कि 100 में से 70, 75, 80% स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत छोटी होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत हल्की सी होती हैं, लेकिन अगर उसको सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो वो नासूर बन जाती हैं। फिर उनका इलाज और उनका जो कहते हैं वापस में गेम में आने की संभावनाएं होती हैं वो कम होती चली जाती हैं। तो जो छोटी इंजरी है उसको हम बच सकते हैं, उनका इलाज हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। क्या कहते हैं कारण यही है कि आप हमें आके दिखाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जैसे आपने बताया लिगामेंट इंजरीज हैं, लिगामेंट इंजरीज होती हैं जिनका हमें इलाज कराना पड़ता है और उसका इलाज हमें कराना चाहिए। तो सर जैसा कि हमने जाना कि लिगामेंट इंजरी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, तो क्या इसका हमारी डेली लाइफ रूटीन जो है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या फिर कोई ऐसा परिणाम या दुष्परिणाम जो हमारी जीवन शैली को बहुत प्रभावित करता है? बहुत 100% की बात पूछी शबली जी आपने। यूजुअली जो घुटना, अगर मैं आपको इस मॉडल के हिसाब से समझाऊं तो घुटना क्या होता है, घुटना हमारा पैर और हमारे जांग के हड्डी के जोड़ को घुटना कहते हैं। लेकिन उस जोड़ को जोड़ बनाने के लिए, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए हमारे पास कई सारे लिगामेंट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, जो घुटने को स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से कोई लिगामेंट टूट जाए तो उसको लिगामेंट इंजरी कहते हैं। ये किसी भी टाइम किसी भी कारण से हो सकती है, स्पोर्ट्स इंजरी के रूप में हो सकती है या फिर आप कोई एक्सीडेंट के रूप में हो सकती है। लेकिन जब ये लिगामेंट टूट जाते हैं तो ये जोड़ में एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, एक घुटना कमजोर हो जाता है। हम कहें जब घुटना कमजोर हो जाता है तो आप आगे आगे पीछे भागता है, तो आपस में रब करता है। जब रब करता है तो जो जोड़ के बीच की जो ग्रीजी सरफेस होती है, सतह होती है, वो आपस में लड़ती है, ठीक है। जोड़ को आपस में प्रॉपर रूप से फंक्शन करने के लिए ऊपर वाले ने क्या किया है, बीच में एक चिकनाई दी हुई है, एक मेनिस्कस दिया हुआ है, एक कार्टिलेज की लेयर दी हुई है। इसी वजह से हम आराम से घुटना मूव करके दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, हमें दर्द नहीं होता। लेकिन सोचिए अगर वो जो एक ये चिकनाई वाली सतह ये खत्म हो जाए तो क्या होगा कि हड्डियां आपस में लड़ेंगी। जब हड्डियां आपस में लड़ेंगी तो दर्द करेगा। उसी को आर्थराइटिस कहते हैं। जो एक आपने सुना होगा 55-60 साल की उम्र आते हुए कई सारे लोग आते हैं कि घुटनों में गठिया हो गया, हमारा घुटना, हम चल नहीं पा रहे। लिगामेंट इंजरी की वजह से ये गठिया जो अमूमन 55 और 60 साल की उम्र में होता है वो जल्दी हो सकता है, वो 30-35 साल की अवस्था में हो सकता है। और अगर खुद सोचिए, अगर 30-35 साल की अवस्था में घुटनों की आर्थराइटिस हो गई आपको तो आपका जीवन कहाँ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर घुटना कमजोर हो गया, जोड़ कमजोर हो गया लिगामेंट टूटने की वजह से, और आप चल रहे हैं, अगर आप किसी वजह से आपको दौड़ना पड़ गया और आप गिर गए, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके सीवियर फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो आज तो लिगामेंट टूटा है, कल फ्रैक्चर हो जाएगा तो और बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए लिगामेंट इंजरीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
सर जैसे कि अर्थराइटिस की बात आई है तो लगातार हमारे पास मेल के माध्यम से सवाल आते रहते हैं और लोग हमसे पूछते हैं कि बच्चों में आजकल अर्थराइटिस गठिया की समस्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कई लोगों को ये भी समस्या होती है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उनका घुटना खिसक रहा है, उनको लगातार जॉइंट्स पे पेन है, घुटने में दर्द है, तो उसे अर्थराइटिस समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? गठिया की बात करें, अगर हम आर्थराइटिस की बात करें, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन। अब जोड़ों में सूजन दो अवस्था में मिलती है। एक तो जैसे अभी हम लोगों ने बात करी 55-60 साल की अवस्था में उम्र की वजह से, वजन की वजह से, उम्र की वजह से जो गठिया होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वो एक नॉर्मल एजिंग सिम्टम है, एक उम्र का रोग है। लेकिन कई बार बहुत छोटे बच्चों को, 12-15 साल के बच्चों को कई सारे जोड़ों में, या महिलाओं को कई सारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, आर्थराइटिस हो जाती है। वो एक अलग तरीके की गठिया की बीमारी है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये एक अलग गठिया है, इसका इलाज बिल्कुल ही एक अलग प्रक्रिया है। इसमें हमें जांचें करा के अगर ये गठिया सिद्ध होता है तो हमें दवाएं देनी पड़ती है और हड्डियों के जोड़ों की जो सूजन है उसको कम करना पड़ता है। तो ये गठिया एक अलग गठिया है और आर्थराइटिस की गठिया एक अलग गठिया है। सर जैसे कि मेल के माध्यम से हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं और सवाल आया है सरला जी का। उनका कहना है कि उनके जो घुटने हैं उसकी कटोरी खिसक गई है, तो वो काफ़ी परेशान रहती हैं इसके लिए, और इसके लिए वो क्या कुछ करें क्या ना करें, कि कैसे एहतियात बरतें, तो वो भी जानना चाहेंगे। ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक समस्या है। घुटने की कटोरी, घुटने के ऊपर की एक बोन होती है, पटेला उसको कहते हैं। तो जैसा सरला जी ने बताया कि उनकी कटोरी बार बार खिसक जाती है। तो अगर कटोरी बार बार खिसक जाती है, इसका मतलब कि जब चलते फिरते बैठते उठते समय कटोरी स्टेबल नहीं रह रही है, अपनी जगह नहीं रह पा रही है और बार बार खसक जा रही है। अगर कटोरी खसक जा रही है तो इस बीमारी को रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ पटेला कहते हैं। ये बीमारी जन्मजात हो सकती है। शरीर में कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जिम्नास्ट होते हैं, उनका शरीर जरूरत से ज़्यादा लचीला होता है जी। तो एक तरीके से तो ये एक ये आशीर्वाद भी है, लेकिन एक तरीके से ये नुकसान भी है कि अगर शरीर बहुत ज़्यादा लचीला हो जाएगा तो आपके जोड़ अगेन स्टेबल नहीं रहेंगे, आपके लिगामेंट लूज हो जाएंगे। जब एक एक्सेसिव लूजनेस आ जाती है, जब अति हो जाती है, तो आपके जोड़ खिसकने लगते हैं। उसी प्रक्रिया में कटोरी का खिसकना एक बहुत प्रायः समस्या है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एज आने के बाद ये बीमारी लाइलाज हो जाती है। फिर इसको हमें स्टेबल करना बहुत मुश्किल और असंभव काम हो जाता है। तो अगर आपके घर में किसी बच्चे को, किसी पुरुष को, किसी महिला को कटोरी खिसकने की बार बार समस्या है, तो उसको एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास आके उसका इलाज कराना चाहिए। उनकी जांचें होती हैं, वो करा के हमें 4-5 फैक्टर देखने होते हैं कि क्या कारण है कटोरी खिसकने का। फिर उसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, अगर ऑपरेट करना है तो क्या ऑपरेट करना है और उसका इलाज करना है। तो मेरा आपसे सरला जी से निवेदन यही रहेगा कि आप इसको इग्नोर मत करिए। ऑलरेडी हाई टाइम हो चुका है। अब आप किसी स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के पास आइए, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आइए। तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट और हम आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड वी विल मेक यू बेटर। तो हमने डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से जाना कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो कई बार ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, काफ़ी आपके बॉडी में और आपके जॉइंट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। अब इसी कड़ी में सर हमारे पास मेल के माध्यम से लगातार सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस को पता है कि हमारे साथ एक स्पोर्ट्स सर्जन जुड़ने वाले हैं। तो सर एक सवाल आया है, हाउस वाइफ हैं, क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि इंजरी के बाद उनके बार बार लॉकिंग की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बार बार हड्डियों में उनकी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही टाइम पे सही क्वेश्चन की बात करी आपने। अब जब हमने लिगामेंट की बात करी, हमने कटोरी के खिसकने की बात करी, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया इस मॉडल के माध्यम से कि घुटने के जोड़ के बीच में एक गद्दी होती है जिसको कहते हैं मेनिस्कस। मेडिकल भाषा में इसको मेनिस्कस कहते हैं, जो आपको ये ब्लू कलर की, नीले रंग की दिख रही है। ये क्या है? ये शॉक एब्जॉर्बर है। जैसे गाड़ियों में सस्पेंसर होते हैं, वैसे ये शॉक एब्जॉर्बर है। दोनों घुटनों, दोनों हड्डियों के बीच की सतह को ये स्मूथ बनाने में, एक चिकनाई देने में और उसके शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एक हाउसवाइफ हैं और किसी वजह से इनके घुटनों में एक इंजरी के बाद लॉकिंग की सिम्टम आई। तो इसका जो मुझे इनकी बातों से लग रहा है कि ये उस इंजरी के टाइम पे, उस ट्विस्टिंग इंजरी के टाइम पे ये मेनिस्कस कहीं ना कहीं से फट गया और फट के ये बीच में कहीं खिसक गया। अब इस तरह की कंडीशन में जो मेनिस्कस बीच में यहाँ होना चाहिए था, ये फट के पीछे खिसक गया। अब जब ये पैर मोड़ लेती हैं तो सीधा नहीं होता, क्योंकि मेनिस्कस अटक जाता है। जब सीधा कर लेती हैं तो मुड़ता नहीं। इसी को लॉकिंग कहते हैं। ये समस्या बहुत ही गंभीर है। गंभीर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ये लाइलाज है, गंभीर ये है इसलिए है कि इसकी हमें सही टाइम पे इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि मेनिस्कस
बॉडी में हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी टिश्यू, कोई भी बॉडी का कोई भी टिश्यू तभी हील करता है, तभी ठीक होता है जब उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। मेनिस्कस की ब्लड सप्लाई मतलब इसमें खून का संचार थोड़ा कम होता है। जब खून का संचार कम होता है तो अगर इसको हम सही टाइम पे पकड़ के इसका इलाज ना करें तो इसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। इसलिए इस तरह के पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आप इसको अब समय व्यर्थ मत करिए, वेस्ट मत करिए, आप अब प्रॉपर स्पेशलिस्ट से मिलिए। और अगर जो समस्या हम समझ रहे हैं कि मेनिस्कस का टीयर है और उसको इलाज करने की आवश्यकता है तो उसका जांच करा के एमआरआई हम लोग कराते हैं, उसमें हमें पकड़ में आ जाता है कि मेनिस्कस टीयर है कि नहीं है। और टीयर निकलता है तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं दूरबीन विधि से, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू। और कई बार ये सर्जरी बहुत सफल होती हैं और पेशेंट की जो ये लॉकिंग की समस्या ये कम होती है। तो मैं इनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपका घुटना बार बार लॉक कर रहा है तो प्लीज़ विजिट सम स्पोर्ट्स सर्जन और वो आपकी एमआरआई करा के आपकी समस्या को समझेगा और आपको इस समस्या से निदान देगा। तो हमने जाना कि अगर आपको कोई भी समस्या है, आपका घुटना क्या कहते हैं बार बार लचीला हो जा रहा है और लॉकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो सर ने बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और सर से जानेंगे हमारा तीसरा सवाल कि सर क्रिकेट प्लेयर हैं और उनका कहना है कि उनका घुटना इंजरी के बाद ढीला हो गया है, काफ़ी लचीला हो गया है। एमआरआई कराई तो उनको बताया गया कि उनको एसीआई टीयर हो गया है और वो काफ़ी इसके ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, हम जानना चाहेंगे। हाँ स्वप्निल जी, आपने बिल्कुल एक मुख्य प्रश्न पूछ लिया। जो ये क्रिकेट प्लेयर हैं जिनको खेलते समय इंजरी हुई और उसके बाद इनका घुटना लचीला हो गया, घुटने में जोर नहीं लग रहा, दौड़ नहीं पा रहे हैं और इन्होंने एमआरआई कराया तो एसीआई नहीं एक्चुअली एसीएल टीयर हुआ होगा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एल फॉर लिगामेंट। तो हुआ क्या कि अगर हम इस घुटने को थोड़ा तोड़ के आपको अंदर दिखाना चाहें तो घुटने का ये एक लिगामेंट होता है। घुटने में एक्चुअली 5 लिगामेंट होते हैं। एक ये बाहर का लिगामेंट, एक ये आगे का लिगामेंट, अगर मोटा मोटा चाहिए प्योर लिगामेंट नहीं है लेकिन इसको हम मान लेते हैं स्टेबलाइजर, एक अंदर का लिगामेंट और 2 लिगामेंट घुटने के अंदर होते हैं कि एसीएल लिगामेंट कहते हैं आगे की तरफ और ये पीछे का हिस्सा है, इसमें पीसीएल होता है। तो ये 5 लिगामेंट होते हैं। तो जिस लिगामेंट की ये शख्स बात कर रहे हैं वो ये लिगामेंट है एसीएल। 95% जो लिगामेंट इंजरी होती है वो इसी लिगामेंट की होती है। तो इस लिगामेंट की इंजरी के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिगामेंट की इंजरी के बाद घुटना कमजोर हो गया, लचीला हो गया, अब उसमें वो ताकत नहीं लग रही। अब घुटने में वो ताकत नहीं लग रही तो वो दौड़ नहीं पा रहे। चलना तो आसान है लेकिन दौड़ना, दौड़ते दौड़ते मुड़ जाना, जैसे क्रिकेट प्लेयर हैं इनको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें इस घुटने के लिगामेंट की आवश्यकता है। तो इनका ये लिगामेंट टूट गया है, संभवतः इसी वजह से ये खेल नहीं पा रहे। तो इनको अब क्या करना है, इनको अब समय गवाए बिना स्पोर्ट्स सर्जन से मिलना है, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट से मिलना है, अपने एमआरआई जो उन्होंने कराया है उसको दिखाना है, अपने घुटने को दिखाना है और संभवतः अगर इनके लिगामेंट का कंप्लीट टीयर है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप पीछे वीडियो में देख पा रहे हैं कि घुटने में मैंने जैसे मॉडल में दिखाया कि घुटने में ये लिगामेंट होता है, वो लिगामेंट ऐसा साफ साफ दिखता है, ये घुटने का नॉर्मल एसीएल लिगामेंट है। अब अगली वीडियो में अगले पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि वो लिगामेंट टूटा हुआ है। फिर उसका आपने देखा कि हमने आर्थ्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन विधि से घुटने में हमने ड्रिल किया, हमने उसमें लिगामेंट बनाया और एक नया लिगामेंट बना लिया गया। अब इसके बाद आप एक वीडियो देखेंगे, ये मेरे एक पेशेंट का वीडियो है जिसका स्वप्निल जी 1-1.25 साल पहले घुटने का लिगामेंट एसीएल यही टूटा था और ये एक्चुअली स्टंट पर्सन है, ये स्टंट करता है इंटरनेशनल लेवल के। ये स्टंट नहीं कर पा रहा था। आप खुद सोच सकते हैं स्टंट पर्सन को, एक स्टंट मैन को घुटने की स्टेबिलिटी की कितनी आवश्यकता होती है। ये दौड़ भी नहीं पा रहा था और आज मैंने इसके लिगामेंट को दूरबीन विधि से आर्थ्रोस्कोपिक मेथड से बनाया, एसीएल लिगामेंट ऑपरेट किया और आज करीब 9 महीने के बाद ये अपने सब काम कर पा रहा है, दौड़ पा रहा है और अपने स्टंट भी कर पा रहा है। तो इस पेशेंट का वीडियो देखिए और आप मोटिवेट हुइए कि ऐसा नहीं है कि लिगामेंट इंजरी हो गई तो आप आगे खेल नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल खेल पाएंगे। बस शर्त यही है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट से मिलिए, उसकी बताए हुए निर्देशों को फॉलो करिए और अपने गेम में वापस जाइए। सर जैसा कि आपने बताया कि लिगामेंट अगर रैप्चर हो जाए या इंजरी हो जाए तो हम फिर से लिगामेंट लगाकर अपने घुटनों को क्या कहते हैं सही कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिगामेंट होता है अगर हम लगाते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट या फिर ये हार्मफुल तो नहीं होगा? तो आपने बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन पूछा कि लिगामेंट लगाया तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। देखिए स्वप्निल जी, 100 की सीधी एक बात, बिल्कुल सामान्य बात है, ऊपर वाले का बनाया हुआ लिगामेंट टूट गया, हम इंसान हैं, हम एक डुप्लीकेट लिगामेंट बना रहे हैं। तो कोई अगर ये कहता है कि हमारा घुटना पहले जैसा हो जाएगा 100%, तो वो झूठ बोलने की बात है। क्यों? क्योंकि कोई ऊपर वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना, नेचुरल चीज नहीं हो सकती। बट हाँ,
98 to 99% ठीक हो जाता है। गारंटी कोई नहीं ले सकता, बट मेरा अपना मानना है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि स्पोर्ट सर्जरी के बाद अगर हमारे बताए हुए निर्देशों को सही से पालन किया जाता है, उसको सही से फॉलो किया जाता है, तो 98 से 99% चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरे ही और कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो लिगामेंट इंजरी को सफ़र करते हैं उसके बाद ऑपरेट कराते हैं, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं और मेडल भी जीत के आते हैं, जैसे कि मेरे आपने पुराने वाले पेशेंट को देखा। तो ऐसे साइड इफेक्ट की बात करें तो लिगामेंट तो आपके शरीर से ही निकाला जाता है, उनको फिक्स किया जाता है छोटे छोटे बटन और स्क्रूज से, और फिर उनका रिहेबिलिटेशन कराया जाता है, उनकी एक्सरसाइज कराई जाती है और उनको गेम में खेलने लायक बनाया जाता है। तो सही किसी भी साइड इफेक्ट से बचने का तरीका क्या है कि प्रॉपर निर्देश लें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें और डॉक्टर के बताए हुए निर्देशों को सही से पालन करें। तो हमने जाना कि अगर हम लिगामेंट लगवाते हैं, कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट देखिए, अगर किसी चीज़ का अच्छा पहलू है तो बुरा भी होगा, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे सर कि अगर ये 2-3 लिगामेंट टूट जाएं एक्सीडेंट के दौरान या फिर किसी भी इंजरी में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर? इसी की अगली कड़ी आपने पूछी सुनील जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे घुटने में करीब 5-6 लिगामेंट होते हैं। एक लिगामेंट टूटा, उसका ऑपरेट किया, पेशेंट ठीक हो गया, अपना खेलना चालू कर दिया। ऐसे ही कभी कभी खासकर ऐसी चीज़ें, ऐसे सिनेरियो हमें मिलते हैं जब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, एक नहीं 2-3 लिगामेंट टूट चुके होते हैं। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली उसमें भी हम ऑपरेट करके लिगामेंट लगाते हैं, लिगामेंट बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन डेफिनेटली उन केसेस की रिकवरी सिंगल लिगामेंट रिकवरी से थोड़ी सी भिन्न होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जब कई सारे लिगामेंट टूट चुके होते हैं तो घुटनों की जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तार-तार हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारी रिकवरी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम कहें कि सिंगल लिगामेंट की रिकवरी जैसी होती है तो वैसी नहीं होती। लेकिन उसको भी और नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके अलावा और कोई उपचार नहीं है, रास्ता वही है, क्योंकि अगर आप लिगामेंट ऑपरेट नहीं कराएंगे तो आपका घुटना किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपके घुटने में लगातार दर्द है और ये दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आपकी जीवन शैली के साथ साथ चल रहा है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये दर्द आपके लिए नासूर भी बन सकता है। इसी कड़ी में हमारे पास एक सवाल और आया है सर कि फास्ट बॉलर हैं और उनका कहना है कि बार बार उनका जो कंधा है डिसलोकेट हो जा रहा है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ये सवाल है पीयूष का। तो अब हम घुटने से कंधे पे आ जाते हैं। ये कंधे का एक मॉडल है जी। कंधा बार बार डिसलोकेट हो जाता है, इसका मतलब हम सबके पास कंधे हैं। कंधा क्या है? एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। एक बॉल, एक सॉकेट है ऐसा, और एक बॉल है, उसमें पूरा कंधा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारा कंधा डिसलोकेट नहीं हो रहा। कंधा अगर डिसलोकेट हो जा रहा है, इसका मतलब कि कंधे को रोक के रखने वाली जो मांसपेशियां हैं चारों तरफ, वो फट गई हैं। वो फट गई है। इस कमरे से अगर बाहर जाना है तो कमरे के या तो दरवाजे से बाहर जाएंगे, या अगर दरवाजा नहीं है, सब जगह से लॉक है, तो तोड़ना पड़ेगा दीवार को। वैसे ही अगर कंधे को रोक के रखने वाली मांसपेशियां अगर वो टूट गई हैं, फट गई हैं, तो कंधा बार बार डिसलोकेट हो रहा है। तो जैसे अगर हम ये देख सकते हैं कि ये कंधा है, ये बॉल है, ये कंधा हमारा चल रहा है, लेकिन अगर इसके चारों तरफ की जो मांसपेशियां ये फट गई हैं तो कंधा आराम से निकल जाएगा बाहर। इसी को कंधे के डिसलोकेशन कहते हैं। बार बार जब ये चीज होती जाती है तो ये कंधा इतना इजीली डिसलोकेट हो जाता है कि स्वप्निल जी आपको विश्वास नहीं मरेगा कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम कंघा भी करते हैं तो हमारा कंधा डिसलोकेट हो जाता है जी। हमारे पास एक पेशेंट आया, वो कह रहा है कि सर हम दाहिने हाथ से कुछ काम कर रहे थे, हमारा बायां हाथ डिसलोकेट हो गया, मतलब कंधा इतना ढीला हो गया, 15, 20, 25 बार डिसलोकेट हो चुका है। तो इस बीमारी को रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन की बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अंदर की जो मांसपेशियां, जैसे मैंने बताया, उसको बैंकार्ड कहते हैं, उसको लेब्रम कहते हैं, वो फट जाती है। तो उसमें हम दूरबीन विधि से उसका हम लोगों ने इलाज ढूंढा है। दूरबीन विधि से जाके उस मांसपेशियों को हम रिपेयर कर देते हैं। एक तरीके से रफू करने के बराबर हुआ, बट रफू करना और इस तरीके की सर्जरी करना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये आप एक सजीव व्यक्ति के कंधे के अंदर आप छोटे से होल के थ्रू जा रहे हो कि आप दूरबीन की सर्जरी कर रहे हैं, और अगल बगल की नसों को बचाते हुए, ताकि हाथ पैरालाइज ना हो जाए, नसों को बचाते हुए आप उसको रिपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी करके हम उस कंधे को वापस उसको रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे उसको रिहेबिलिटेट करते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं,
और कई सारे पेशेंट इससे रिकवर कर जाते हैं और उनका कंधा डिस्लोकेट होना बंद हो जाता है। सर ने बताया कि आपको क्या करना है अगर आपके बार बार कंधे में दर्द है या फिर ये जो माइनर सी इंजरी हुई है और उसके बाद आपके कंधे का दर्द जा ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। हम बार बार कहते हैं कि सही समय पर सही सलाह बहुत ज़रूरी है। अब इसी कड़ी में सर हम एक क्वेश्चन और जानना चाहेंगे कि कई बार एक एज आने के बाद लोग झुककर चलने लगते हैं क्योंकि उनके ये घुटनों में लगातार दर्द रहता है और वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि उन्हें रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपना घुटना रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कुछ और ये रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है? देखिए, ये बहुत 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 100% का प्रश्न है कि एक उम्र आने के बाद, जैसे हमने पहले भी कहा, कि घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों में गठिया की समस्या हो जाती है और उसकी वजह से घुटने टेढ़े होने लगते हैं, चलना फिरना दूभर हो जाता है, आदमी को सूसू पॉटी के लिए भी बहुत मुश्किल देखना पड़ता है, नित्य क्रियाओं के लिए भी। तो ऐसी समस्याओं में जब उम्र की वजह से घुटने को टेढ़ापन आता है तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो डॉक्टर कई बार इसमें रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। आम जनमानस में रिप्लेसमेंट को लेके बहुत खौफ है। हमारे पास भी स्वप्निल जी बहुत पेशेंट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर कुछ भी करा लीजिए, कुछ भी करेंगे। जब हम उनको बताते हैं कि रिप्लेसमेंट करा लीजिए तो वो कहते हैं सर कुछ भी कर दीजिए, हम घुटना नहीं बदलवाएंगे। तो उनसे पूछो भैया क्यों नहीं बदलवाओगे? बोले सर सक्सेसफुल नहीं है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। घुटना रिप्लेसमेंट, घुटना प्रत्यारोपण एक बड़ी सर्जरी है। गारंटी कोई डॉक्टर नहीं ले सकता कि हाँ 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि 100% सक्सेस किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन 100 में से 95-96% सक्सेसफुल रेट है। 2-4% की गारंटी कोई नहीं ले सकता सुनील जी, लेकिन 95 से 96% लोग अगर सही निर्देशों का पालन किया जाए, सही तरीके से किया जाए सर्जरी, तो सक्सेसफुल होंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये आप वीडियो देखिए। ये एक बाबा जी हैं, इनकी उम्र 74 वर्ष है। इनको मैंने 3 साल पहले ही बोला था कि सर घुटना रिप्लेस करा लीजिए, पर इन्होंने बोला सर अटल बिहारी वाजपेयी जी का सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं तो नहीं कराऊंगा। माने नहीं। फिर जब बिल्कुल ये बिस्तर के मोहताज हो गए और चलना फिरना इनका दूभर हो गया, तब इनका बेटा हमारे पास खींच के ले आया और इन्होंने कहा सर अब कर दीजिए। इनका घुटना हमने बदला। ऑपरेशन के दूसरे दिन देखिए इनकी वीडियो। जो घुटने बिल्कुल टेढ़े थे, जो चल फिर नहीं पा रहे थे, तो अब बिल्कुल इतनी आसानी से ये चल पा रहे हैं। इनका घुटने दोनों सीधे हो गए। तो ये है सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण के रिजल्ट। अब उसके बाद आप नई वीडियो देखिए। ये वीडियो आप देखिए कि ये ऑपरेशन के 1.5 साल बाद की वीडियो है, अभी कुछ दिन पहले की। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही शख्स हैं जो घुटना जिनका बदला जा चुका है। तो घुटना प्रत्यारोपण एक आशीर्वाद, एक बूंद, एक आपका वरदान बन के निकल सकता है अगर आप सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी नियमित जीवन शैली में वापस आने के लिए आपको अगर इस सर्जरी की आवश्यकता है तो यू शुड गो फॉरवर्ड। तो हमने जाना कि स्पोर्ट्स इंजरी कोई बड़ी समस्या नहीं है अगर समय पर इसका सही इलाज किया जाए। तो आज हमारे साथ लखनऊ के केजीएमयू में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी एंड मेडिसिन के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल थे और सर से हमने कई सवालों के जवाब भी जाने। आपके जो सवाल आए उनके जवाब के साथ साथ भी हमने कई एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो हम लगातार आपके लिए हेल्थ मंत्रा के माध्यम से किसी नए खास मेहमान के साथ किसी ना किसी टॉपिक पर अपना एपिसोड लेकर आते रहते हैं। फिलहाल तब तक के लिए अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें प्राइम टीवी का ये खास प्रोग्राम।